आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC मेंस के लिए एक टॉपिक विस्थापन से संबंधित मुद्दे के बारे में कि विस्थापन से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहें लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यक्ति की इच्छा के बगैर अपने रहने के स्थान से हटाकर कहीं अन्यत्र ले जाकर बसाना विस्थापन कहलाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है या कोई समाज में कोई भी वर्ग है तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है उसके बावजूद भी उसे जिस स्थान पर वह रह रहा है वहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर बसाना ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, आज़ाद भारत में बांध परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, खनन व्यवसाय, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रियल एस्टेट, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य कारणों से हो रहे किसानों गरीबों के विस्थापन की समस्या आज भी विमर्श के केंद्र में है। विस्थापन से लोगों को पारंपरिक जमीन व परिवेश से विस्थापित होकर जीविका की तलाश में अन्यत्र पलायन करने का को जो है विवश हो जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जीविका का एकमात्र आधार ही क्या है, जो समाप्त हो जाता है। यानी कि जब कई प्रकार की जो विकासात्मक योजनाएं आती हैं, जैसे चाहे कोई भी राजमार्ग या सड़कें बनना हो, कोई हाईवे वगैरह बनता है, या फिर कोई SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जेड बनना हो, ठीक है, या कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो ऐसे जब विकास के कार्य होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ रहवास वाली जनसंख्या को क्या किया जाता है, वहाँ से हटाकर कहीं अन्यत्र बसाया जाता है, जिससे जो है वो एक विस्थापन की श्रेणी में आता है। और इससे क्या होता है कि कई बार तो लोगों की जो है जीविका का आधार होता है वहाँ पर, जैसे वो वहाँ पर रह रहे हैं तो कुछ जो है किसी कार्य में लगे होते हैं जो उनकी जीविका का साधन रहता है, लेकिन कई बार विस्थापन होने पर उनकी जीविका का साधन समाप्त हो जाता है। तो ये कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। आगे हम उसके बारे में डिटेल में देखते जाएंगे। जब हम विस्थापन के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हैं तो विस्थापित लोगों को विस्थापन के प्रभाव के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे विस्थापन के जो किस किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, तो पहला है आवास, कृषि भूमि या अन्य आय परिसंपत्तियों की हानि से विस्थापित समुदाय। ठीक है, अन्य मतलब कि कोई यदि आय संपत्ति हैं या ठीक है ना, आवास, कृषि से रिलेटेड कोई चीज़ें यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे यदि कोई समूह या समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान जो है बस जाता है तो वो एक प्रकार का विस्थापन हुआ। अगला है वे लोग जिन्हें अपना घर और बास भूमि छोड़नी पड़ी है किसी कारणवश, तो ये भी एक प्रकार का विस्थापन है। ठीक है, अगला है कला दस्तकारी का आधार नष्ट होने से हुए विस्थापित लोग। यानी कि कला या दस्तकारी, यानी कि जो कई बार आप देखेंगे कि गांवों में लोग अपने छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे होते हैं, अपना जो है पैसों का बंदोबस्त करते हैं और अपनी आय का स्रोत बना लेते हैं छोटी छोटी कलाओं से या चीज़ें बनाने से। ठीक है, लेकिन कई बार क्या आज की आधुनिकता के समय में क्या हो रहा है कि जो क्या है कि कला वगैरह चीज़ें जो गांवों में बनती हैं, ठीक है, तो वो लोग उसको लेने के बजाय जो है लोग रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे कि चाइना की चीज़ें, चाइना जो है बहुत तेज़ी से जो है ऐसी सस्ती चीज़ों को बना रहा है, कॉपी कर रहा है भारत के ग्रामीण इलाकों की, जिससे क्या होता है कि लोग सस्ती के चक्कर में, और चूँकि सस्ती होती है और चाइना की चीज़ें बहुत सस्ती होती है तो लोग उसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा लेना। तो इससे क्या होता है कि गाँवों की जो अर्थव्यवस्था है, जो कला वगैरह से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि दीपावली में दिए ही जलाना हुआ, ठीक है, या फिर कोई घड़ा बनाना हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, बहुत तेज़ी से नष्ट होती जा रही हैं आज की आधुनिकता के समय में। तो इससे भी कई बार लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग या फिर शहरी क्षेत्र के लोग भी जो इस व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, वो क्या होता है कि छोटे छोटे व्यवसायों से जुड़े रहते हैं तो उनको विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं तो उनको विस्थापित होना पड़ता है। अगला है जीवन यापन के प्राकृतिक तथा वन आधारित स्रोतों के छीनने से विस्थापित हुए लोग। यानी कि जो वन से रिलेटेड चीज़ें कई बार जो है कई समुदाय या वर्ग या जनजाति वर्ग जो है वो क्या करता है कि वनों से चीज़ें निकाल करके, या जो भी वहाँ से होता है वनों से चीज़ें, फल फूल या फिर जो भी, तो वो उसे बेचता है बाज़ार में। लेकिन क्या है कि कई बार प्राकृतिक आपदा आने से या फिर वहाँ पर कुछ वन वगैरह या कटाई वगैरह बहुत मात्रा में की जाने से तो ये आधार ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इससे
लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। इसके बाद वे लोग जो अपना पुराना आधार खोकर दिहाड़ी मजदूर बन चुके हैं, यानी कि कुछ लोग जो दिहाड़ी मजदूर का कार्य करने लगे हैं अपने पिछले कार्यों को छोड़कर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से जो क्या होता है कि एक प्रकार से विस्थापन का कारण बनता है, ठीक है। इसके बाद है आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति विस्थापित हुए हैं, विशेष रूप से प्रशासकीय भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप। यदि कि प्रशासन जब कई भूमियों का अधिग्रहण करता है विकास परियोजनाओं के लिए, तो वहाँ पर कई बार विस्थापन देखने को मिलता है। और विस्थापन और बस्तियों के विनाश का सबसे बड़ा कारण जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाएं हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जगह की ज़रूरत होती है, ठीक है। विकास के कार्य में भूमि और पानी के इस्तेमाल के तरीकों में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है, और इन परिवर्तनों के कारण जो है अक्सर बस्तियों को विस्थापित करना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में विस्थापन। तो भारत में वर्ष 1947 से और 2004 के बीच, ठीक है, लगभग 6 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जिसमें 40% आदिवासी और 20% अनुसूचित जातियों के थे। अब चूंकि इनके ज़्यादा क्या है कि संख्या क्यों निकली, इसलिए निकली क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जंगलों वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब जंगलों को काटा जा रहा है तेज़ी से आज के समय में क्या विकास परियोजनाओं के लिए, तो क्या होता है कि इनको विस्थापन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और क्या है कि इस विस्थापित लोगों में से 18 से भी कम फीसदी का पुनर्वास हुआ, यानी कि पुनर्वास यानी कि दूसरी जगह जो बसाने का कार्य है विधिवत रूप से, तो 18% से भी कम, जो 6 करोड़ में से 18% से भी कम लोगों का विस्थापन पुनर्वास जो है क्या हुआ किया जा सका है, ठीक है। विस्थापन के लाखों स्वतंत्र उत्पादकों को धन विहीन श्रमिकों में तब्दील कर दिया गया। केवल विकासात्मक गतिविधियों के कारण जो है 1,97,81,109 लोग 2004 तक विस्थापित हुए हैं, और असम में जो है 5,67,000 हेक्टेयर और गुजरात में 20 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, गोवा में कुल ज़मीन का 5% तथा केरल में कुल ज़मीन का 3.5% ज़मीन विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ गया, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विकास परियोजनाएं जो हैं तो वो बहुत बुरी हैं विस्थापन के लिए, लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार से इससे विस्थापन तो हो रहा है, और एक तरह से ये भी देखा जाए तो वहाँ पर विकास हो रहा है, तो वो जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ही वो आगे काम आएगा। लेकिन फिर भी एक विस्थापन जो हो रहा है और उनका पूरी तरह से पुनर्वास नहीं होना, ये भी एक चिंता की ही बात है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हुए। चक्रवात माहा हो या फिर केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में, तथा चक्रवात बुलबुल से उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में, और 1.86 लाख लोगों का जो है विस्थापन होना पड़ा। त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल में राजनीतिक चुनावी हिंसा के कारण 7600 से अधिक लोग विस्थापित हुए, यानी कि देखने को मिलता है कि कई बार यहाँ पर तूफान वगैरह या समुद्रों के इलाके में, समुद्री इलाके में जो लोग रहते हैं, तो वहाँ कई बार चक्रवात वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो उससे भी कई बार विस्थापन होते हैं। और कई बार कई राज्यों में राजनीतिक हिंसा के कारण भी विस्थापन देखने को मिलता है। अब विस्थापन के क्या क्या कारण है वो देख लेते हैं, विस्थापन के कारण को। तो विस्थापन के कारण जो है, पहला तो आर्थिक कारण है, आजीविका से संबंधित, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक कारण भी होते हैं, आतंकवाद होता है, आधारभूत विकास होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, यानी कि जो संघर्ष के कारण भी कई बार विस्थापन देखने को मिलता है। और हो गया क्या, युद्ध के कारण भी बड़ी मात्रा में विस्थापन देखने को मिलता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं एक एक पॉइंट को, हर एक कारण को। तो पहला कारण आर्थिक कारण है। तो निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ता है। गांव में रोजगार उपलब्ध न होने पर लोग गांव छोड़कर नगरों की ओर जो है गमन करते हैं, क्योंकि नगरों में आय के अनेक स्रोत होते हैं जिससे उनका गुजारा संभव हो जाता है। यानी कि जैसे आप देखेंगे कि कई बार आर्थिक कारणों से भी लोग विस्थापन करते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में मान लीजिए कोई व्यक्ति रह रहा है या कोई समाज रह रहा है, तो उन्हें यदि वहाँ पर उनकी आय का स्रोत जो है या फिर आजीविका का साधन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस स्थान से पलायन करके किसी शहरी क्षेत्र में जहाँ पर उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, वहाँ पर वो विस्थापन कर जाते हैं अपनी आय के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला है राजनीतिक कारण।
तो कई बार राजनीतिक कारणों से भी विस्थापन करना पड़ता है। राजनीतिक क्रांति, उथल पुथल, चुनावी संघर्ष, विचारधारा का संघर्ष, सरकारों का परिवर्तन होना आदि कारणों से लोग विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब राजनीतिक कारण भी कुछ होते हैं, जैसे कि कई बार दो दलीय पार्टियों के बीच यदि किसी प्रकार से दंगा भड़क गया या फिर लड़ाई होने लगी, तो क्या होता है कि उसका असर लोगों पर पड़ता है। या फिर जब चुनाव में देखेंगे कि आप कई बार जो है कई पार्टियों के माध्यम से कई पार्टियां जो है माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास करती हैं चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों से क्या होता है कि कई बार जो है विस्थापन बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला है आतंकवाद। आतंकवाद भी एक प्रकार का कारक है विस्थापन के लिए जिम्मेदार, जिसके कारण जो है लोग विस्थापित होते हैं। उदाहरण के तौर पर कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों तथा हिंदुओं को मारने के कारण वे लोग दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसने के लिए आ गए। और इसी प्रकार से तालिबान उग्रवादियों के कारण कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर अलग अलग देशों में चले गए। यानी कि जो है कई बार आतंकवाद के कारण विस्थापन देखने को मिलता है। जैसे जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में हिंदू जो है कश्मीरी पंडित जो थे उनका पलायन देखने को मिला था 1993 के समय में, जब आतंकवादी घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। ठीक है, इसी प्रकार से जो आप देखेंगे कि तालिबान जो कि आज की सरकार में बैठा हुआ है, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ पर तालिबान के कारण भी कई बार विस्थापन जो है बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिला है। जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर आसपास के पड़ोसी देशों में जो है शरण ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला कारण। तो युद्ध प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक स्थान एवं नगर उजड़ गए। जैसे जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए और लोगों को अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए जाना पड़ा। यानी कि जब देखा जाता है कि कई बार युद्ध होते हैं तो वहाँ पर भी विस्थापन बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, चाहे फिर वो जापान का हिरोशिमा नागासाकी हो या फिर हाल ही में चल रहा जो है यूक्रेन का और रूस का जो युद्ध है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन के लोग भारी मात्रा में जो है दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, यूरोपीय देशों में या फिर अन्य देशों में। ठीक है, क्योंकि युद्ध के कारण काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। ठीक है, इसके बाद है संघर्ष। विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण संघर्ष भी है, जिससे जो है लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। संघर्ष द्वारा उन लोगों का विस्थापन होता है जिनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है। म्यांमार में रोहिंग्या एवं बौद्ध धर्म के लोगों के मध्य संघर्ष से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, तो कई बार जब सांप्रदायिक चीज़ें सामने आ जाती हैं समाज में और दंगे भड़कने लगते हैं सांप्रदायिक रूप से, तो वहाँ पर भी संघर्ष आते हैं और उसके कारण जो है लोगों का विस्थापन देखने को मिलता है। जैसे कि रोहिंग्या और बौद्ध धर्म के लोगों के मध्य जो संघर्ष हुआ जब कहाँ पर, म्यांमार में, तो बौद्ध धर्म के लोग चूँकि बहुल में हैं म्यांमार में, तो उनके द्वारा जो रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको क्या किया गया, उनसे सांप्रदायिक रूप से जो है उनके साथ संघर्ष किया गया, जिसके कारण रोहिंग्या को पलायन करना पड़ा, वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो है यूनाइटेड नेशन के अनुसार आपदाएं जो बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात आदि सामाजिक संरचना के लिए गंभीर समस्याएं हैं। इससे भौतिक, मानवीय, पर्यावरणीय नुकसान होता है और विस्थापन जैसी समस्याएं जो हैं देखने को मिलती हैं इन सभी चीज़ों से। प्राकृतिक, जैसे कि कई बार प्राकृतिक आपदाएं आप देखेंगे, चाहे सुनामी हो, भूकंप हो, तो जब ये चीज़ें आती हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को, रह रहे लोगों को वहाँ से क्या होता है कि बड़ी मात्रा में नुकसान के बाद विस्थापित होना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है आधारभूत विकास। कई बार विकास परियोजनाओं यथा सड़क निर्माण, बांध निर्माण, विद्युत परियोजनाओं के कारण भी लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उदाहरण के लिए इंदिरा सागर बांध, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आदि निर्माण से विस्थापन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो कई बार विद्युत परियोजनाएं हैं या फिर सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण, बांध निर्माण या फिर अन्य प्रकार की सरकारी जो है चीज़ें या फिर कोई कंपनी वगैरह किसी क्षेत्र में आ रही है, जैसे कोयला खनन के लिए या फिर किसी और मिनरल्स के जो है खनन के लिए आ रही है, तो वहाँ पर रह रहे लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद है अगला विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन। जब लोगों का विस्थापन विकास या विकास परियोजनाओं के कारण होता है, तब लोगों को अपने ही घरों से हटने के लिए बाध्य किया जाता है तथा उन्हें दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है। विकास के कारण विस्थापन के अंतर्गत नगरीय विकास के कारण
विस्थापन, कृषि के कारण विस्थापन, बांध बनने के कारण विस्थापन, ऊर्जा परियोजनाओं के कारण विस्थापन होते हैं। भारत में लाखों लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होना पड़ा है और विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन को निम्नानुसार देखा जा सकता है। यानी कि जो भारत में मान लीजिए जो विकास परियोजनाएं हैं उनसे रिलेटेड विस्थापन जो बड़ी मात्रा में होता है तो उनको अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं कि ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं जो होती हैं उनसे विस्थापन को कैसे कैसे होता है विस्थापन, वो देखते हैं। तो पहला है नगरीय विकास के कारण विस्थापन। नगरों में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि के लिए अधोसंरचना का निर्माण तथा यातायात की सुविधा प्रदान की जाती है और जिसके कारण भूमि जो है अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कृषि के कारण विस्थापन। कृषि के कारण भी कई बार विस्थापन देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण भी विस्थापन होता है। जैसे सूडान में 80,000 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ भूमि थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया। यानी कि जब जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है वहाँ के लोगों को हटाकर उन्हें किसी ऐसी जगह में भेज दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है जहाँ पर जो है ज़मीन उपजाऊ नहीं है, ठीक है, या एरिया बहुत समय से खाली पड़ा है, तो वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, और भारत में कृषि गतिविधियों के चलते 2004 तक 23,724 लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, ऊर्जा परियोजनाओं के कारण जो है विस्थापन। ऊर्जा जैसे तेल, गैस और खनन परियोजनाओं के कारण भी लोगों का विस्थापन होता है और 1950 से 1990 के बीच भारत में 2.55 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ है। ऊर्जा परियोजनाएं जैसे ठीक है तेल, गैस या खनन से रिलेटेड कार्य, ठीक है, या फिर कोयला वगैरह निकालने से रिलेटेड कार्य हो, इन सभी चीज़ों के कारण भी कई बार विस्थापन देखने को मिलता है और इसमें ठीक है। और इसके बाद अगला है औद्योगिक गतिविधियों के कारण विस्थापन। भारत के सभी प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना को लेकर भी विस्थापन होता रहा है। कई प्रकार के जब उद्योग लगाए जाते हैं किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर भारी मात्रा में विस्थापन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो अगला है यातायात के साधनों के विकास के कारण विस्थापन। यानी कि जो यातायात के साधन है, चाहे वो रेल मार्ग हो या फिर हवाई हवाई जहाज उतरने के लिए हवाई पट्टियां बनना हो या फिर मेट्रो का निर्माण हो, ठीक है, या हाईवे वगैरह बनना हो, और इस सभी के निर्माण के लिए लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। क्योंकि जब वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य होता है तो वहाँ से लोगों को अलग दूसरी जगह में भेज दिया जाता है। इसके बाद है बेरोजगारी के कारण विस्थापन। तो ये तो बहुत बड़ा कारण है विस्थापन का। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी की दर 5.3% है और इसके अलावा मौसमी एवं प्रचंड बेरोजगारी की उपस्थिति के साथ अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि भी आदि कारक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पलायन के प्रमुख कारण बनते हैं। और बांधों के कारण विस्थापन, तो भारत दुनिया में बांध बनाने में तीसरे स्थान पर है और यहाँ आज़ादी के बाद लगभग 3500 बांधों ने, छोटे बड़े बांधों ने करोड़ों लोगों को विस्थापित श्रेणी में ला दिया। यानी कि ये बांधों के कारण भी और बेरोजगारी के कारण भी कई बार लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। ठीक है, जैसे अभी कोरोना काल आया था तो उसमें हमने देखा था कि बेरोजगारी के कारण जब लोगों को कार्य नहीं मिल रहा था तो वो एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान में जा रहे थे कि जहाँ पर उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं जी जो बांध के कारण विस्थापन हुआ है तो उसमें से कुछ ऐसे जो बांध परियोजनाएं हैं, ठीक है, जिनके कारण विस्थापन हुआ है। तो सबसे पहले है सरदार सरोवर, जो कि गुजरात में मेनली गुजरात में जैसे है, ठीक है, हालांकि है तो ये एमपी में भी इसका पार्ट है कुछ, ठीक है, और राजस्थान में भी है, लेकिन जो है सरदार सरोवर के कारण गुजरात में ही केवल 2 लाख लोगों का प्रभावित हुए विस्थापन के से। ठीक है, इसके बाद महेश्वर परियोजना जो मध्य प्रदेश में है, इससे 20,000 लोग प्रभावित हुए। बोध घाट से मध्य प्रदेश के 12,700 जो है लोग विस्थापन के शिकार हुए। और पोलावरम जो कि आंध्र प्रदेश में परियोजना है बांध की, ठीक है, तो ये इससे 1.5 लाख लोग। चंडिल परियोजना जो कि बिहार में है तो 37,600 लोग। माही बजाज सागर परियोजना जो कि राजस्थान में है, इससे 38,400 लोग। भाखड़ा से हिमाचल प्रदेश के 36,000 लोग। ठीक है, अगला है खनिज उत्खनन के कारण विस्थापन। तो खनिज बाहुल क्षेत्रों प्रतिवर्ष हजारों लोग विस्थापित होना पड़ता है और 2004 तक लगभग जो है
12,71,630 लोग उत्खनन के कारण जो है विस्थापित किए जा चुके हैं एवं विस्थापितों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका कारण सरकारी कंपनियों के साथ खनन कार्यों के ठेके निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपा जाना है। इसके अलावा भी पर्यटन, रक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन आदि अनेक कारणों से भी देश के अंदर लाखों लोगों का विस्थापित होना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से कई कारण जो हैं जो विस्थापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं विस्थापित लोगों से जो संबंधित मुद्दे या समस्याएं क्या हैं। यानी कि विस्थापन तो ठीक है हो जाता है, चाहे वो विकास परियोजनाओं के कारण हो चाहे या किसी अन्य कारण से हो, लेकिन उसके बाद जो है जब विस्थापित लोग हैं तो उनसे संबंधित मुद्दे या फिर समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, तो विकास परियोजनाओं के निर्माण से निर्माण से विस्थापितों के जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं और व्यक्तियों को अपनी भूमि से अलग होना पड़ता है जहां वह पीढ़ियों से रहते हुए आ रहे थे। ठीक है, पहला है भावनात्मक पीड़ा। भावनात्मक पीड़ा यानी कि ग्रामीण व्यक्ति अपनी भूमि को माँ समझते हैं और उसकी यह भावना होती है कि उसके पूर्वजों की आत्मा यहीं निवास करती है। अतः जब उसकी भूमि परियोजना के निर्माण के लिए अधिगृहित की जाती है तो उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ने की पीड़ा रहती है और इस भावनात्मक लगाव के कारण अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। अगला है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। विस्थापन के कारण उनकी सामाजिक संरचना में बदलाव आ जाता है, जिससे उनके रीति रिवाज, प्रथा, संस्कृति आदि में बदलाव आता है। गांव में लोग जो है संगठित होकर रहते हैं और समस्याओं का आपस में मिलकर समाधान करते हैं। वह अपनी भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं और विस्थापन के कारण उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो सामाजिक संरचना में विस्थापन के कारण बदलाव हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हो, तो ये सभी जब एक इलाके से दूसरे इलाके में विस्थापित होकर जाते हैं तो उन्हें कई बार सांस्कृतिक रीति रिवाज हो या फिर संस्कृति से उनकी संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, जब दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो दूसरी जगह विस्थापित होकर जाते हैं तो उन्हें सेम जो है चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिससे क्या होता है उनको अलगाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। तो अगला है महिला अपराधों में वृद्धि होती। जब यदि विस्थापन होने लगता है तो इससे होता क्या है, विस्थापन की स्थिति में महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा बढ़ जाती हैं। ठीक है, और हमारे समाज में आर्थिक तथा सामाजिक सत्ता पुरुषों को हस्तांतरित होती है और महिलाओं की पारंपरिक कोई भूमिका में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब विस्थापन होता है तो कई बार जो है महिलाओं के साथ अपराधों में भी देखने को, उसमें उनको साथ जो है अत्याचार और हिंसा भी देखने को मिलती है, उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं अगला, चलते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है मुआवजे से संबंधित समस्या। मुआवजे से संबंधित समस्या क्या है, तो विस्थापन के कारण जो है मुआवजा मिलता है वह भ्रष्टाचार, बिचौलियों आदि के कारण सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता और मुआवजे में जो रकम मिलती है उसे अविवेकपूर्ण तरीके से खर्च कर दिया जाता है, जिससे बाद में जीविका के लिए रणनीति नहीं रह जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है समस्याग्रस्त समूहों से संबंधित मुद्दे। यानी कि जो समस्याग्रस्त समूहों से संबंधित मुद्दे यानी कई प्रकार की जो समस्याएं जन्म लेती हैं, उससे संबंधित कौन कौन सी मुद्दे हैं। ठीक है, तो विस्थापन से सबसे अधिक समस्याएं वृद्धों, महिलाओं, शारीरिक मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त लोगों, SC ST एवं अशिक्षितों को होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला, देखते हैं आगे क्या है। तो अगला है सांस्कृतिक मुद्दे या समस्याएं। तो विस्थापन में सामाजिक बदलाव भी जुड़ जाता है। आदिवासी संस्कृति उनकी सामाजिक संस्थाओं द्वारा कायम संबंधों के आधार पर जीवंत बनी रहती हैं और विस्थापन इसी पारस्परिक बंधन के चिथड़े उड़ा देता है। ठीक है, अगला है आजीविका संबंधी समस्याएं। ये तो सबसे बड़ा कारण है विस्थापन का। ठीक है, तो इससे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं आजीविका से संबंधित। तो विस्थापन के कारण विस्थापित लोगों को आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है और क्योंकि उनका स्थायी रोजगार का साधन समाप्त हो जाता है,
साथ ही उन मुआवजे की राशि भी समाप्त होने पर ये लोग जो है ऋण जाल में फंस जाते हैं। अब देखते हैं अगला, सामाजिक अलगाव संबंधी समस्या। एक ही क्षेत्र में लोगों को अलग अलग स्थानों पर विस्थापन होने से उनकी सामाजिक समरसता, एकता आदि संबंध नष्ट हो जाते हैं, जो उनके जीवन को नीरस बना देते हैं। यानी कि जैसे कई बार देखने को मिलता है, सामाजिक ढांचा बदल जाता है विस्थापन के कारण। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित होकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो है उनके पड़ोसी बदल जाते हैं और उनका जो है वहाँ का रहन सहन दूसरे इलाके का दूसरी तरह से होता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर भी कई प्रकार की अलगाव की समस्या देखने को मिलती है। अगला है, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार। पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013। यानी कि जब भूमि अधिग्रहण की जाती है सरकारों के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा, तो उसके लिए जो क्या प्रावधान किए गए हैं उन व्यक्तियों के जो विस्थापित हो रहे हैं लोग, उनकी पुनर्वास या फिर पुनर्स्थापना के लिए क्या क्या जो है प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो ये 2013 में ये नियम बनाए गए थे। तो पहला है इसमें भूमि उपयोग की समय सीमा, यानी कि अधिनियम के अनुसार यदि भूमि के अधिग्रहण के बाद 5 वर्षों के अंदर सरकार या संबंधित कंपनी द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका अधिकार भू मालिक को पुनः वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि पुराने अधिनियम के अनुसार अधिगृहित भूमि पर 5 वर्षों तक कार्य शुरू नहीं होता है तो भूमि के पुनः अधिग्रहण के लिए नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा देना होगा। जैसे ये किस धारा में लिखा हुआ है, इस अधिनियम के किस धारा में लिखा हुआ है, तो धारा नंबर 24 में, ठीक है। यानी कि 5 वर्षों तक यदि कार्य शुरू नहीं होता है जिस जमीन को अधिग्रहण किया गया है तो उस भूमि को पुनः अधिग्रहण के लिए अधिनियम मुआवजा देना होगा। यानी कि फिर से उसे मुआवजा देना पड़ेगा। यदि कोई कार्य, जैसे मान लीजिए कोई जमीन अधिग्रहण की गई है और यदि 5 वर्ष तक उसमें कार्य शुरू नहीं किया गया, ठीक है, तो भूमि को पुनः अधिग्रहण के लिए यानी फिर से उस भूमि को अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। और पुनः से जो है हितग्राहियों को या फिर जो भी विस्थापित हो रहे लोग हैं उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है सहमति की अनिवार्यता। सहमति की अनिवार्यता से रिलेटेड क्या पॉइंट है, तो इस अधिनियम की धारा भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में कि भूमि अधिग्रहण में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कम से कम 80% और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम 70% भू मालिकों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि यदि कोई निजी क्षेत्र की परियोजना लगाई जा रही है तो जिस क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण की जा रही है वहाँ के लगभग 80% भू मालिकों की सहमति अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जो मान लीजिए कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो कोई परियोजना चालू की जा रही है सरकार के माध्यम से, तो वहाँ पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए उस क्षेत्र के लगभग 70% भूमि मालिकों की जो है क्या सहमति अनिवार्य होती है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। इसके बाद मुआवजा और पुनर्वास, ठीक है। तो अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत अदा करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अधिनियम के अनुसार यदि 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवजे की राशि नहीं प्रदान की जाती तो अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। यानी कि ये धारा किस में लिखा हुआ है, तो 25 में इस अधिनियम के। यानी कि यदि कोई भी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसका प्राइस कितना देना पड़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का अधिग्रहण यदि हो रहा है तो जितना बाजार का मूल्य है उसका 4 गुना, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यदि भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो उसके लिए बाजार मूल्य का जो है 2 गुना पैसा देना पड़ता है। और यदि 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवजे की राशि नहीं प्रदान की गई है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण से प्रभावित अन्य लोगों, कृषि मजदूर, व्यापारी आदि के पुनर्वास के लिए उपयुक्त मदद प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और ये किसके तहत की गई है, तो धारा 31 के तहत इस अधिनियम के। इसके बाद विवाद निवारण तंत्र। अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अधिनियम की धारा 15 के तहत कलेक्टर द्वारा सभी विवादों का निपटारा एक निर्धारित सीमा के अंदर किया जाएगा। यानी कि जो भी निपटारा होना है इनसे भूमि से रिलेटेड, ठीक है, अधिग्रहण से रिलेटेड, तो उसका निपटारा कौन करता है, तो वो उसका निपटारा जो है कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। और जो है
भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी आपत्ति अथवा विवाद के संदर्भ में संबंधित कलेक्टर यानी कि जिला कलेक्टर को, जो उसके संबंधित क्षेत्र का जिला कलेक्टर है, को लिखित में शिकायत दे सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो भूमि अधिग्रहण की सीमा। भूमि अधिग्रहण की सीमा यानी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुफसली कृषि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र, ऐसी भूमियां जहां पर बहुत सारी जो है अलग अलग प्रकार की फसलें जो है बोई गई हैं या फिर बोई जाती रही हो और उपजाऊ बहुत ज़्यादा ज़मीन है वहां की, तो ऐसी ज़मीनों को अधिग्रहण के लिए यह अधिनियम जो है प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ऐसी ज़मीनों को लेने के लिए बहुत जो है दिक्कतें आती हैं, उन ज़मीनों को सरकारों के माध्यम से नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक उपजाऊ क्षेत्र जो है बहुत बड़ा बहुफसली क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार की फसलें जो है वहाँ पर बोई जाती हैं। इस प्रकार से सरकारों के माध्यम से ऐसी ज़मीनों का सौदा नहीं किया जाता। ठीक है, ज़्यादातर केस में। और इस अधिनियम के अनुसार बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों और एक सीमा तक ही किया जा सकता है, जो कि धारा 10 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद है अगला, आपातकालीन परिस्थितियों में अधिनियम में आपात की परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा आदि में सरकार को भूमि अधिग्रहण करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार आपात की स्थिति में सरकार संसद की मंजूरी से आवश्यकता अनुसार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। यानी कि यदि कोई ऐसा कार्य जो कि बहुत ही जरूरी है, चाहे वो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड कोई है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा अचानक आ गई है, तो ऐसे केस में यदि सरकार को भूमि अधिग्रहण करना है तत्काल, तो उसे क्या होगा, वो आवश्यकता अनुसार सरकार जो है संसद की मंजूरी से भूमि का अधिग्रहण कर सकती है आपात स्थिति में। और ये किस धारा में वर्णित है, तो धारा 40 में ये वर्णित है। इसके बाद अगला है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, जो कि 2013 वाला अधिनियम है, उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें 2015 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो है किए गए हैं। कौन कौन से संशोधन, वो भी देखते हैं। तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार संशोधन बिल 2015। तो पहला है पॉइंट, प्रत्येक भूमि की 5 श्रेणियों को विशिष्ट प्रावधानों से छूट प्रदान करता है। बिल भूमि के इस्तेमाल की 5 श्रेणियों को निर्धारित करता है जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है। ये श्रेणियां हैं रक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, सस्ते आवास, औद्योगिक परिक्षेत्र और सार्वजनिक निजी भागीदार, यानी कि पीपीपी मॉडल। यहाँ पर पीपीसी हो गया है, यानी आप यहाँ पे पीपीपी ही कर लीजिएगा। ठीक है, पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, सहित अवसंरचना परियोजना। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है LARR एक्ट। तो ये 2013 के तहत निजी परियोजनाओं के लिए 80% भूस्वामियों और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70% भूस्वामियों की सहमति हासिल करने की अपेक्षा की जाती है। और बिल एक्ट के इस प्रावधान से उपरोक्त वर्णित 5 श्रेणी को मुक्त करता है। अगला है, बिल के अनुसार इस्तेमाल ना होने वाली भूमि को वापस करने की अवधि एक, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, 5 वर्ष या फिर परियोजना शुरू करने के समय निर्दिष्ट कोई भी समयावधि होगी भूमि को वापस करने की समय, जो इसमें बिल के अनुसार इस्तेमाल ना होने वाली, यानी कि कोई भी भूमि यदि अधिग्रहित की गई थी किसी विकास कार्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसकी जो क्या अवधि है 5 वर्ष या परियोजना शुरू होने के समय से, यानी कि 5 वर्ष तक यदि कोई भी कार्य शुरू नहीं होता है तो उस अवधि के बाद जो है क्या होगा, उस भूमि को पुनः से क्या किया जाएगा, उसका जो भी पहले हुआ है अधिग्रहण, तो वो अधिग्रहण समाप्त माना जाएगा 5 वर्ष के बाद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, तो अगला पॉइंट है, इस बिल के परिवर्तित प्रावधान के अनुसार अगर अपराध जो है किसी कर्मचारी द्वारा किया गया है तो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो आगे है फ्रेंड्स, इससे जो वीडियो आज है इससे संभावित जो प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं MPPSC मेंस के लिए, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर लघु उत्तरीय हो या फिर दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें से पहला तो प्रश्न बन सकता है विस्थापन क्या है, तो आप उसमें से ऊपर आप छांट के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है लिख सकते हैं। पहला है विस्थापन क्या है, फिर अगला है विस्थापन के कारण बताइए, फिर विस्थापन से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं, इन सभी को हमने ऊपर में डिटेल में देखा है, तो आप उसमें शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, भारत में विस्थापन की स्थिति क्या है,
फिर है लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन निगरानी केंद्र क्या है, इसके उद्देश्य बताइए, विस्थापन के क्या कारण है बताएं। और अगला है विकास परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापन को समझाइए। अगला है विस्थापन विकास का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। फिर है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में विस्थापन के कारणों की चर्चा करते हुए इससे उत्पन्न हुई समस्याओं को प्रकाश डालिए, पहला। और अगला है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को संक्षेप में समझाइए। तो इस प्रकार से दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी या फिर जो है लघु उत्तरी प्रश्न बन सकते हैं एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप इन सभी के आंसर जरूर देखें, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में आप देखेंगे एमपीपीएससी मेंस के, तो उसमें आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आज के वीडियो में हमने विस्थापन से संबंधित मुद्दे देख लिए, और इसी प्रकार से अन्य वीडियो मैं डालता रहूँगा जो भी एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड प्रमुख मुद्दे हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले बन चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।